गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है वेव ऑप्टिक्स का। और ये मेरा इसका जो है छठा वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरफेरेंस का। ठीक है बच्चों, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि एक्सपेरिमेंट क्या है, किस तरीके से वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड है और वेव फॉर्म जो है इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करता है। ठीक है बच्चों, इसके सीक्वेंस में 3 वीडियो बनेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले इंटरफेरेंस के पहले 2 वीडियो है उसको देख लीजिएगा और फिर उसके बाद जो है इसको सीक्वेंस में देखेगा, तब आपको बात पूरी तरीके से समझ में आएगी। ठीक है बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को एक खूबसूरत चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में बताएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये एक फेमस टॉपिक है और काफी कंफ्यूजन रहता है बच्चों को इसमें। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसको हम कहते हैं YDSE। ये नाम भी आप याद रखिए क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ऐसे लिखा मिलता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसने जो है लाइट को वेव फॉर्म में प्रूव करने में बहुत बड़ी हेल्प करी। और इस थ्योरी के आने के बाद जो है न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी पूरी तरीके से फेल हो गई, क्योंकि उससे ये चीज एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। और यहीं से जो है क्लियर हुआ कि लाइट हमारी वेव फॉर्म में आगे चलती है। लेकिन इस यहां पर जो है बच्चों हेल्प मिली हाइगेंस की वेव फ्रंट की थ्योरी को। देखिए क्या हुआ, कैसे हुआ, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो है आप जो है अभी तक 2-3 वीडियो जितने भी पीछे बने हुए इंटरफेरेंस के सब देख लीजिएगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा यहाँ पे यूज होने वाला है। अगर वो आपको नहीं आता है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। हर एक चीज, हर एक पॉइंट को यूज करूंगा जो पिछले 4 वीडियो में मैंने आपको इंटरफेरेंस के दिखाया है। देखिए इन्होंने क्या किया, एक लिया कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से। ठीक है, एक कॉन्वेक्स लेंस लिया और बच्चों इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे एक जो है सोर्स ऑफ लाइट को यहां पे इस तरीके से रखा। ठीक है, अब फोकस पे सोर्स ऑफ लाइट था तो यहां से इस तरीके से गया। ठीक है, यहां से लाइट रेज निकली और बच्चों उसके बाद जो है ये पैरेलल हो गई, इस तरीके से पैरेलल हो गई। ये होता है फोकस के बाद। अब बच्चों ये रेज आगे जा रही थी तो इसके यहां पर इन्होंने थॉमस यंग साहब ने एक रख दिया ऑब्स्टिकल, इस तरीके से ऑब्स्टिकल रख दिया। और बच्चों इसमें 2 जो है इस तरीके से स्लिट बना दी। ठीक है, इस तरीके से 2 स्लिट्स जो है यहां पे बना दी। ठीक, अब क्या हुआ कि लाइट जो है इस स्लिट से निकल रही थी। इसका डिजाइन कैसा था वो मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, कि ये इस तरीके से एक कार्डबोर्ड टाइप का था जिसके अंदर 2 महीन सी बहुत ही नैरो जो है यहां पर इस तरीके से 2 स्लिट्स इन्होंने काट ली थी सीधी और उसको उठा करके इसके रास्ते में ऐसे रख दिया। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया कि यहां पर जो है एक लगा दी इस तरीके से स्क्रीन। ठीक है, तो बच्चों क्या हुआ, ये हो गया स्क्रीन, ये हो गया स्लिट, ये हो गया सोर्स ऑफ लाइट और ये हो गया लेंस। अब बच्चों लाइट रेज ऐसे चली, ऐसे चली, ऐसे चली, ऐसे चली। अब बच्चों लाइट रेज सारी की सारी रुक गई, लेकिन लाइट को यहां से और यहां से जगह मिली आगे निकलने के लिए, इस स्लिट से निकलने के लिए आगे जगह मिली। तो बच्चों हुआ क्या कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में चलती है, पर है। तो लाइट को बेसिकली क्या करना चाहिए कि यहां पर चल करके एक जो है चमकीला सा यहां दिखना चाहिए, चमकीला सा यहां दिखना चाहिए, जैसा अभी तक दुनिया लाइट के बारे में पढ़ती आ रही थी। 2 स्पॉट हमको चमकीले से, ब्राइट से यहां पे दिखाई देने चाहिए। लेकिन बच्चों ये ऐसा नहीं हुआ।
ठीक है, ऐसा ना हो करके यहां जो चीज दिख रही थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी और बिल्कुल अजीब सी थी और बिल्कुल नई थी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यहां पे दिखा क्या। ठीक है, कायदा तो ये कहता था जितनी नॉलेज थी कि यहां हमें दिखना चाहिए, यहां दिखना चाहिए और यहाँ पे सब अंधेरा दिखाई देना चाहिए, डार्क डार्क दिखाना चाहिए। लेकिन इसमें जो है इस स्क्रीन पे यहां से यहां तक हमको जो है क्या दिखा, फ्रिंजेस दिखाई दी। फ्रिंज का मतलब क्या, वो पट्टी, आप समझिए इस तरीके से, इस तरीके की खूब ढेर सारी पट्टी जो है हमको दिखाई दी। ठीक है, यहां पर इस तरीके से एक के बाद एक पूरी स्क्रीन पे ऊपर से लेकर के नीचे तक। ठीक है, ये देखिए हम इस तरीके से बना रहे हैं इसको, ये हो गया, ये इस तरीके से जो है ये हमने देखा। ये जो मैंने बताया है इस तरह, ये डार्क हो गया, मतलब यहां पे अंधेरा था, और ये ब्राइट हो गया, ये डार्क हो गया, ये ब्राइट हो गया, ये डार्क हो गया, ये ब्राइट हो गया, ये डार्क हो गया, ये ब्राइट हो गया। इस तरीके से खूब ढेर सारी फ्रिंजेस, यहाँ पे पट्टियां जो है इसके पूरे स्क्रीन पे ऊपर से लेकर के नीचे तक दिखाई दी। और बच्चों ये दुनिया के लिए अजूबा था, स्वयं थॉमस यंग साहब के लिए अजूबा था। और उन्होंने फिर इस पे रिसर्च करी और रिसर्च से जो निकल के आया कि लाइट हमारी वेव फॉर्म में चलती है। ठीक है, लाइट हमारी वेव फॉर्म में चलती है और तभी ये ऐसा फिनोमेना हमको दिखाई देता है। यहां पर बच्चों हाइगन्स प्रिंसिपल भी हमारा काम आया। हाइगन्स प्रिंसिपल जो था वो वेव फ्रंट का प्रिंसिपल था। ठीक है, वो वेव फ्रंट का प्रिंसिपल यहाँ पे पूरी तरीके से काम आया। मैं भी आपको दिखाता हूं कि कैसे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे हमको ये नहीं दिखाई दी तो हम इसको जो है इरेज कर दे रहे हैं, और जो दिखाई दिया वो मैं अब आपको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर उसके फार्मूले वगैरह में हम चलेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि अब देखिए हाइगन्स प्रिंसिपल को मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे। हुआ क्या, सोर्स ऑफ लाइट था, उन्होंने वेव फ्रंट का प्रिंसिपल दिया, यहां से वेव फ्रंट चली, यहां से पैरेलल वेव फ्रंट हो गई और यहां पे आके रुक गई। और बच्चों यहां पर देखिए दो हमारे पास छोटे छोटे से नैरो से स्लिट्स हैं, इन स्लिट्स को S1 एंड S2 कहा जाता है। तो ये स्लिट्स हो गई हमारी, ये स्लिट्स हमारी सामने से ऐसे दिख रही है, देखिए ऐसे दिख रही है। तो बच्चों क्या हुआ कि लाइट हमारी यहां से ऐसे से निकल रही है। बच्चों हाइगन्स प्रिंसिपल में जो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, हाइगन्स प्रिंसिपल में जो पढ़ा था वो एक चीज पढ़ी थी, वो चीज हमारी वेव फ्रंट, और जो है वो पढ़ा था कि लाइन सोर्स जो होता है हमारा, लाइन सोर्स ऑफ लाइट जो होता है वो हमको क्या देता है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट देता है। ठीक है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट हमको देता है, ये बात हम लोगों ने पढ़ी थी। अब बच्चों ये चीज जो हमको यहाँ पे ऐसी दिखाई दे रही वो एक्चुअली में ऐसी है, और बच्चों ये एक लाइन सोर्स की तरह काम करने लगी, और अब यहां से बच्चों सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट निकल रहा है। अब बात को समझिएगा, हाइगन्स साहब ने बताया था कि वेव फ्रंट, और फिर इसके बाद सेकेंडरी वेवलेट का कंसेप्ट उन्होंने दिया था। तो बच्चों क्या वो वेव फ्रंट आगे बढ़ा, यहां पे आके रुक गया, और ये वाला पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट की तरह काम करने लगा, और सेकेंडरी वेवलेट से अब चूंकि लाइन सोर्स बन गया था तो यहां से सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट आगे बढ़ने लगा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट आगे बढ़ने लगा। अब देखिए सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट ने कमाल किया। लाइट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये बात हम जानते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो बच्चों हमारी चलती है ट्रांसवर्स फॉर्म में, यानी ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। तो चलिए हम उसको जो है आगे बनाते हैं और आपको अपनी बात समझाने की पूरी तरीके से कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए ट्रांसवर्स वेव कैसे चलती है। ट्रांसवर्स वेव देखिए इस तरीके से चलती है, मैं चलती है इस तरीके से। ये बच्चों हो गया क्रेस्ट और ये हो गया हमारा ट्रफ। ठीक है, तो क्रेस्ट को मैं डिनोट कर रहा हूं एक कॉन्टिन्यूअस लाइन से, और ट्रफ को बना रहा हूं डॉटेड लाइन से। देखिए इस तरीके से डॉटेड लाइन जो है वो हमारी क्रेस्ट को शो कर रही है, इस तरीके से आप देखिए। ठीक है, तो क्या हुआ बच्चों, ये लाइन सोर्स बना, लाइन सोर्स से हमारा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट निकल करके आगे बढ़ रहा है, और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट जब आगे निकल रहा है तो वो हमारा वेव फॉर्म में आगे जा रहा है, और क्रेस्ट और ट्रफ बनाते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है, और इस स्क्रीन पे जाकर के टकरा रहा है। तो यहां से निकल करके यहां तक, इस बीच में क्या होता है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। फिगर आप भी बनाइएगा और साफ साफ बनाइएगा, ये फिगर हर एक किताब में बना हुआ है,
अच्छी किताबों में बना हुआ है, और यही बात समझ में नहीं आती तो आप पन्ना पलट दे, पन्ना मत पलटिएगा, कायदे से पढ़िएगा। हुआ क्या, ये देखिए इस तरीके से ये हमारे पास पहला आया वेव फ्रंट। देखिए इस तरीके से पहला वेव फ्रंट आया ये, ठीक है। ये हमारा क्रस्ट का पार्ट हो गया, हमने इस तरीके से बना दिया, कॉन्टिन्यूअस बनाया। अब देखिए हम बच्चों करते क्या है, हमने फिर जो है यहां पर एक दूसरा वेव फ्रंट बनाया इस तरीके से, और ये हमारा ट्रफ का पार्ट हुआ, इसको मैंने डॉटेड कर दिया, ठीक है। अब इसी में बना रहा हूं मैं, ये देखिए ये हमारे पास फिर से हो गया कॉन्टिन्यूअस, यानी कि ये हमारे पास हो गया ट्रफ क्रस्ट का पार्ट, ये ट्रफ ये क्रस्ट। फिर बच्चों ये देखिए हमारे पास फिर ऐसे आएगा, ठीक है। ये देखिए फिर हमारे पास आएगा, बिल्कुल बराबरी स्पेस से बनाइएगा वरना सही नहीं बनेगा, ठीक। ये देखिए ये ऐसे एक चला, ठीक है। फिर हमारे पास एक और हमने ऐसे बना दिया, ये आ गया, ठीक। ये देखिए ये हमारे पास इस तरीके से ये आया, ठीक। इस तरीके से बच्चों ये आगे बढ़ा, ये इसका हो गया बच्चों, ये वो क्रस्ट, ये ट्रफ, ये क्रस्ट, ये वाला फिर से हमारा ट्रफ हो जाएगा, इसको मैंने डॉटेड बना दिया, ठीक। ये इस वाले का हो गया। अब बच्चों इसके लिए बना रहे हैं, तो देखिए क्या हुआ, ये हमारा हो गया, ये हमारा यहां पे इस तरीके से हो गया, ये हमारा आ गया अगला इसका, ठीक। ये फिर बच्चों ये, फिर बच्चों ये, फिर बच्चों ये, क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट, ये आ गया। तो बच्चों इसको हमें डॉटेड करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया, फिर ये वाला डॉटेड होगा हमारा, ठीक। ये देख लीजिए, ठीक है। अब बच्चों ये जो बीच में हो रहा है दो वेव्स का मिलना, दो वेव्स के वेव फ्रंट का आपस में मिलना, वही हमारा इंटरफेरेंस का पैटर्न है, यही हमारा इंटरफेरेंस का पैटर्न है। बिल्कुल अच्छा बना नहीं है, इसको बढ़िया तरीके से किताबों में बना, देख लीजिएगा। तो बच्चों होता क्या है, होता क्या है, देखिए इसका क्रस्ट और ट्रफ, इसका क्रस्ट ट्रफ, इसका क्रस्ट ट्रफ, इसके क्रस्ट और ट्रफ से मिल रहा है, ठीक है। यही बात यहां पे हो रही है। अब बच्चों इसी को हम करते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस, ठीक है। इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस। अब देखिए दो तरीके से मिल रहा है, ठीक। इस तरीके से मिल रहा है, एक तो देखिए सेम फेज में मिल रहा है यहां पे, और एक बच्चों मिल रहा है अपोजिट फेज में। ये देखिए ये हो गया, और बच्चों ये देखिए इस तरीके से हो गया, ठीक है। यहां पे देखिए, देखिए जहां पे क्रस्ट जो है ट्रफ के साथ मिल रहा है ये अपोजिट फेज हो गया, जहां क्रस्ट क्रस्ट के साथ ट्रफ ट्रफ के साथ मिल रहा है वो सेम फेज में हो गया। अब ये चीज यहां पे साफ साफ दिखाई देती है, ठीक है। देखिए क्या हुआ, ये पॉइंट लिया कॉन्टिन्यूअस लाइन, ये कॉन्टिन्यूअस लाइन नहीं, तो क्रस्ट क्रस्ट से मिला, ट्रफ ट्रफ से मिला, क्रस्ट क्रस्ट से मिला, तो इसको जरा हम ऐसे मिला देते हैं। ये देखिए ये हमारे पास ऐसे आ गया, ये ऐसे निकल गया, ये यहां पे मिल गया। फिर अगला पॉइंट लेते हैं, तो देखिए क्या हुआ, क्रस्ट क्रस्ट से मिला, ट्रफ ट्रफ से मिला, क्रस्ट क्रस्ट से मिला, इसको हम ऐसे मिला देते हैं, देखिए ये, ठीक है। ये बच्चों क्या हुआ कि सेम फेज में मिल रहा है, क्रस्ट क्रस्ट से मिल रहा है, ट्रफ ट्रफ से मिल रहा है, सेम फेज में मिलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी में बच्चों जो है एक जगह पॉइंट हमारे पास है जहां पे अपोजिट फेज में मिल रहा है। देखिए किस तरीके से अपोजिट फेज मिल रहा है, ये देखिए हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्रस्ट हुआ, ये डॉटेड वाला ट्रफ हुआ, क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ। ये देखिए अगर हम इसको ऐसे मिलाएं तो ये देखिए ये हमारे पास इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही बच्चों हमारे पास ये इस तरीके से आएगा, यहाँ पे क्रस्ट टफ इस तरीके से ऐसे ये हमारा मिलेगा, ठीक है। और बच्चों ये बीच में स्टेट मिलती है जो भी हमारा बिल्कुल जो है यहाँ पर देखिए इस तरीके से ट्रफ से क्रस्ट से इस तरीके से मिलेगा, ये निकल जाएगा ऐसे सीधा, ठीक। इस तरीके का पैटर्न बच्चों हमको यहां मिला, और यही हो रहा है इंटरफेरेंस, ठीक है। जहां पर ये बच्चों अपोजिट फेज में मिलते हैं वहां पे होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां सेम फेज में मिलते हैं वहां होता है कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये मैंने अपने डिस्ट्रक्टिव और कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले वीडियो में बता रखा है,
ये जो रेड वाली लाइट है ये अपोजिट फेज में मिल रही है, ये सेम फेज में मिल रही है। तो बच्चों यहां पर बच्चों हमारा बनता है डार्क फ्रिंज और यहां बनता है ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट डार्क ब्राइट। इस वजह से यहां पर हमको एक पैटर्न मिलता है फ्रिंज का, जिसमें हमारा डार्क ब्राइट यहां से वहां तक इस तरीके से हमको मिलता है। होता रीजन इसका यह है कि इंटरफेरेंस होता है, सेम फेज में मिलता है तो जो है हमारा ब्राइट फ्रिंज हमको मिलती है, अपोजिट फेज में मिलता है तो हमारा मिलता है हमको जो है डार्क फ्रिंज। ये यहां पर इस तरीके से हो रहा है, यही इसका पूरा फिनोमेना है। ठीक है, यही किताबों में लिखा है, पढ़ो तो समझ में नहीं आता, मैंने अपनी ये कोशिश करी है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बच्चों मैं आता हूं कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कंसेप्ट पे, जो यहां पे यूज हो रहा है, और इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो आप लोग के लिए बना करके दिया है। देखिए बच्चों क्या हुआ कि हमारा यहाँ पे इंटेंसिटी मिल रही है लाइट की, लाइट हमको यहाँ पे दिखाई देगी ना, चमकीली इंटेंसिटी होगी तभी दिखाई देगी। तो बच्चों हमको यहाँ दिख रही है, यहाँ नहीं दिख रही है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हमको ब्राइट फ्रिंज मिला, यहाँ डार्क मिला, यहाँ ब्राइट मिला, यहाँ डार्क मिला, यहाँ ब्राइट मिला। क्यों मिला ये बीच में मैं आपको दिखा रहा हूं, और कैसे मिल रहा है वो मैं आपको फार्मूले में दिखाता हूं। बच्चों इंटरफेरेंस के दूसरे वीडियो में मैंने आपको कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बताया है। उससे पहले वाले वीडियो में एक फार्मूला प्रूव किया था, वो किया था रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 कॉस फाई, यहां पर अंडर रूट था, ये फॉर्मूला है। और बच्चों उसमें मैंने आपको बताया था कि फाई जो है, फाई है ये है बच्चों फेज डिफरेंस। ठीक है, ये क्या है, फेज डिफरेंस। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये फेज डिफरेंस है। एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक टर्म इसमें लिखा है, टर्म लिखा है, ये हमारा है 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई। ठीक है, इसको बच्चों कहा जाता है, ये चीज जाना जाता है इंटरफेरेंस टर्म, इंटरफेरेंस फैक्टर, इंटरफेरेंस फैक्टर इसको बोलते हैं। ठीक है, ये चीज पूछी जाती है कि बच्चे से इंटरफेरेंस फैक्टर, तो बच्चे इंटरफेरेंस फैक्टर ये होता है, इसको नोट कर लीजिए, ये वाला हिस्सा इंटरफेरेंस फैक्टर कहलाता है। ठीक है, बस अब बच्चों आते हैं फेज डिफरेंस की बात करते हैं। ठीक है, फेज डिफरेंस की बात है, यहां पर देखिए क्या हुआ, फाई जो है फेज डिफरेंस है। अब बच्चों जब हमारा अपोजिट फेज में मिलता है, क्या हुआ, दोनों वेव्स आपस में अपोजिट फेज में कहीं पे हमारी मिलती है, तो वहां इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। और सेम फेज में मिलती है लाइट, तो हमारी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। ये बच्चों मैं आपको बता चुका हूं कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले वीडियो में। ठीक है, अब बच्चों जहां पर हमारी अपोजिट फेज में मिलती है तो मिनिमम होती है, और यहां पर बच्चों एक ही लाइट सोर्स से हम दो लाइट सोर्स बना रहे हैं, तो दोनों की इंटेंसिटी सेम है, यानी I1 I2 बराबर है, और यानी कि मिनिमम होकर के कितनी हो जाती है, ये हो जाती है 0। ठीक है, और बच्चों ये हमारी मैक्सिमम होकर के कितनी हो जाती है, ये बच्चों हो जाती है हमारी 4I के बराबर। कैसे होती है अभी हम आपको दिखाएंगे। तो बच्चों जहां पर ये मिलता है 4I के बराबर, वहां ब्राइट फ्रिंज बन जाता है, जहां पर मिनिमम होता है वहां डार्क फ्रिंज बन जाता है, और ये कॉन्टिन्यूअसली बिल्कुल एक जैसा वेव आगे बढ़ता है। इसलिए हमको यहां पर इस तरीके से डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, यहां से यहां तक इस तरीके से हमको मिलता है। यही पूरा इंटरफेरेंस का फिनोमिना है, यही जो है यंग डबल स्लिट में है। अब बच्चों मैं आगे की बात आपको बताता हूं। पिछले वीडियो में जो मेरा वीडियो है कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट सोर्सेस, सब देख लीजिएगा, कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट, नॉन कोहेरेंट नहीं, इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है, कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। अब बच्चों यहां पर जो है यंग साहब ने कोहेरेंट सोर्सेस का यूज किया। कैसे किया, कोहेरेंट की कंडीशन क्या थी कि फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी एंड
वेवलेंथ हमारी सेम होनी चाहिए लाइट्स की, जो हमारी दो लाइट आपस में इंटरफेयर कर रही है उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि फेज डिफरेंस वो हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए पूरी जनरी में, मतलब पूरे टाइम हमारा फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, इन्होंने एक लाइट सोर्स ली, उससे दो लाइट सोर्स बनाई। ठीक है, तो बच्चों यहां से जो लाइट की फ्रीक्वेंसी निकल रही है वही फ्रीक्वेंसी यहां पे रहेगी, तो पहली कंडीशन उन्होंने सेटिस्फाई कर दी। दूसरी चीज है कि हमारी वेवलेंथ भी सेम होनी चाहिए, तो एक ही सोर्स से आ रही है, तो जो वेवलेंथ यहां आ रही है वो भी हो गई। अब आती बच्चों कांस्टेंट फेज डिफरेंस, तो बच्चों फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट है। देखिए यहाँ पे अपोजिट फेज में मिल रही है, अपोजिट में मिल रही है, जहां पे सेम फेज में मिल रही है वहां पे सेम फेज में मिल रही है, और बाकी बीच में भी जहां पे मिल रही है वहां पर भी फेज डिफरेंस हमारा कांस्टेंट है, मतलब जो था वही रहा। और इसलिए हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न जो है कोहेरेंट इनकोहेरेंट सोर्सेज का जो पूरा हुआ, तो हम इंटरफेरेंस के पैटर्न को देख सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बात बताई कि हमको जब इंटरफेरेंस पैटर्न देखना है तो हमको कोहेरेंट सोर्सेज रखना पड़ेगा। तो कोहेरेंट सोर्सेज का यूज करते हुए थॉमस यंग साहब ने जो है इंटरफेरेंस के पैटर्न को जो है दुनिया को दिखाया और बताया कि ये इस तरीके से होता है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा इसका फिनोमेना यहाँ पे आकर के हो गया कंप्लीट। इसमें हर एक वो बात जो है हमारी प्रूफ हो रही है। अब बच्चों इसके बाद जो है इसके कुछ फार्मूले हैं और कुछ इसमें कंसेप्ट लगता है मैथमेटिक्स का, जिसपे न्यूमेरिकल आते हैं, जिसमें फ्रिंज विड्थ होता है, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, ये सब होती है। अब देखिए हम उसको प्रूफ करने जा रहे हैं कि किस तरीके से इसी में जो है अब हम लगाते हैं फार्मूले का, पहले डेरिवेशन करेंगे, फिर बच्चों जब डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उस पे न्यूमेरिकल लगाएंगे जो हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं। तो बच्चों देखते हैं कि हमारा जो है डेरिवेशन किस तरीके से इसका होता है। ठीक, तो बच्चों अब हम डिराइव करेंगे यंग डबल स्लिट के कुछ हमारे फार्मूले। ठीक है, और बच्चों इसमें फार्मूला जो हमारा डिराइव होता है वो दो चीज का होता है कि हमारा डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज हमारा स्क्रीन पे किस पोजीशन में बनेगा और किस कंडीशन में बनेगा, और बच्चों उसकी फ्रिंज विड्थ क्या होती है। बस यही डेरिवेशन है, इसी से रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है बच्चों, इसके दो मेथड है, मैं दोनों आपको बताने जा रहा हूं। दोनों मेथड हमको आने चाहिए क्योंकि वो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले जो है यंग साहब का जो है एक्सपेरिमेंट का फिगर बनाते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो देखिए क्या हुआ कि यंग साहब ने क्या किया कि एक सोर्स ऑफ लाइट के सामने एक स्लिट वाला ऑब्जेक्ट रख करके, ऑब्स्टिकल रख करके उसको दो पार्ट में तोड़ दिया। ठीक है, ये हुआ, ये देखिए ये हमारा एक सोर्स ऑफ लाइट है S, और इसके सामने एक ऑब्स्टिकल रख दिया, इसको हमने बोला स्लिट, ये हमारी स्लिट है। और यहां से बच्चों इसके ठीक सामने जो है यहां पर बच्चों रख दिया एक स्क्रीन इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी एक स्क्रीन इन्होंने इसके सामने रख दी, ये हमारी स्क्रीन है। ठीक है, अब बच्चों यहां से लाइट रेज चलती है इस तरीके से। ठीक है, इस ऑब्स्टिकल से टकराती है, और बच्चों ये जो थोड़ी सी नैरो सी जगह है यहां पर स्लिट बनती है, और इस स्लिट से बच्चों आगे लाइट वेव्स निकलती हैं जो इस पूरे स्क्रीन के ऊपर बच्चों जो है इंटरफेरेंस करने के बाद हमको देती है, क्या चीज देती है, फ्रिंज। ठीक है, फ्रिंज देती है, और ये फ्रिंज दो तरीके के मिलते हैं हमको, डार्क और ब्राइट। ठीक है, किस तरीके से मिलते हैं, डार्क ब्राइट। जैसे मान लीजिए सबसे पहले ये एक फ्रिंज बनी, ये सपोज करिए डार्क है। ठीक है, उसके बाद ये बच्चों ये दूसरी फ्रिंज बन गई इस तरीके से, ये भी डार्क है, और इनके बीच में ये ब्राइट रहेगी। ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, ब्राइट, डार्क, और फिर इसके बाद ब्राइट, और फिर डार्क। इस तरीके से पूरे स्क्रीन पे हमको एक फ्रिंज पैटर्न मिलता है। ठीक है, तो बच्चों हमको जो कैलकुलेट करना होता है वो ये होता है कि यहां पर कहां पर हमारा ब्राइट फ्रिंज बनेगा, कहां पे डार्क फ्रिंज बनेगा, और बच्चों इस फ्रिंज की विड्थ कितनी होगी, फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी। बस इतना ही कैलकुलेशन हमको करना होता है, इसी पे क्वेश्चन आते हैं। वही मैं आपको डिराइव करके बता रहा हूं, फिर न्यूमेरिकल करेंगे लास्ट में आकर के। ठीक है, तो देखिए बच्चों होता क्या है, होता ये है बच्चों कि ये देखिए हमारा यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है S1 S2 के बीच का, उसको बच्चों d लेते हैं, स्मॉल d।
ठीक है। और बच्चों इन दोनों स्लिट के बीचों बीच से बिल्कुल मिड पॉइंट से हम बच्चों यहां पर बच्चों इस तरीके से एक जो है स्क्रीन रखते हैं, इसको लाइन मिलाते हैं, इसको डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से, ठीक है। और बच्चों यहां पर ब्राइट फ्रिंज बनता है, इसको बोलते हैं हम सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट बोलते हैं। और इस सेंट्रल ब्राइट के ऊपर और नीचे दोनों साइड में हमारी डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज होती है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखिए कहीं पे डार्क बनती है, कहीं पे ब्राइट बनती है। डार्क बनने का रीजन है इंटरफेरेंस और बच्चों ब्राइट बनने का भी है इंटरफेरेंस। और बच्चों डार्क होने का जो रीजन है कि वहां पर हमारी वेव्स की इंटेंसिटी इंटरफेरेंस के बाद 0 हो जाती है, इसलिए वहां डार्क बनता है। और जहां पर वेव्स की इंटेंसिटी हमारी इंक्रीज होकर बढ़ जाती है, वहां पर बच्चों हमको ब्राइट फ्रिंज मिलता है। ये इंटेंसिटी कैसे बढ़ती है, कैसे कम होती है, ये मैंने आपको इंटरफेरेंस के पहले वीडियो में बताया है। और उसका जो फॉर्मूला ड्राइव करके आपको दिया था वो आया था IR यानी रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 cos फाई, और ये था अंडर रूट में, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों यहां से निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी, यहां से निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी ये वेरी नहीं करेगी, यानी कि I1 I2 जो कुछ भी है वो कांस्टेंट है। ये इक्वल भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, ठीक है, वो आगे डिस्कस करेंगे। I1 I2 कांस्टेंट है, हमारा वेरिएबल क्या है फाई। और बच्चों फाई क्या होता है, फाई होता है हमारा फेज डिफरेंस। फाई क्या है हमारा फेज डिफरेंस। अब चलिए इस पे बात करते हैं। फेज डिफरेंस मतलब क्या होता है कि सपोज करिए, यहां पर आप बात सपोज करिए कि हमारी जो है लाइट लाइट की रे एक निकलती है यहां से और जाती है पॉइंट पी पे। सपोज करिए पॉइंट पी है और यहां से बच्चों जो है दूसरी रे निकल रही है, वो भी पॉइंट पी पे मिलती है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया पी। और बच्चों ये डिस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं कि ये है हमारा एक्स, इस तरीके से ये डिस्टेंस एक्स है, कहां से, सेंट्रल पॉइंट से, ठीक है, ये डिस्टेंस है एक्स, ठीक है बच्चों। अब ये एक्स पॉइंट जो है, ये पी पॉइंट जो है, जो कि सेंट्रल पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे, वो यहां से लेकर के यहां तक कहीं पर भी हो सकता है। अब बच्चों दोनों रे जिस फेज डिफरेंस पे मिलेंगी वैसा ही उनका रिजल्ट मिलेगा और वैसे ही फ्रिंज यहां पे हमारा बन जाएगा। अब देखिए क्या होता है, ठीक है बच्चों। फेज डिफरेंस जो है कैसे पता लगाएंगे, तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए बच्चों अगर हमको इनका पाथ डिफरेंस पता है, ठीक है, पाथ डिफरेंस पता है, तो फेज डिफरेंस हम बहुत आराम से निकाल लेंगे। तो बच्चों कैसे निकालते हैं, ये भी मैंने आपको इंटरफेरेंस के पहले वीडियो में बता रखा है। वो बच्चों इस फार्मूले से निकालते हैं कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू, ठीक है, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, ठीक है। ये फेज डिफरेंस है, ये पाथ डिफरेंस है। यानी कि अगर हमको पाथ डिफरेंस पता लग जाए तो हम फेज डिफरेंस बहुत आराम से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हुई बात। अब बच्चों हम पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पाथ का मतलब ये है कि देखिए क्या होता है कि इस स्लिट से निकलने वाली रे ने, लाइट वेव ने, जो देखिए क्या हुआ कि S1P पाथ ट्रेवल करी और इसने S2P पाथ ट्रेवल करी, तो इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो देखिए बच्चों इतना आ रहा है। हमने परपेंडिकुलर डाला है, ये देखिए इतना आ रहा है, ठीक है, आगे इतने तरीके से। तो ये डिफरेंस जो है ये हमारा जो है पाथ डिफरेंस है। तो ये जो पाथ डिफरेंस आएगा बच्चों, यहां पर जो पाथ डिफरेंस आएगा, ठीक है, ये बच्चों आएगा S2P माइनस S1P, इस तरीके से आएगा, ठीक है, S2P माइनस S1P। ये S2P माइनस S1P यदि हम कैलकुलेट कर लें तो हमें पाथ डिफरेंस पता लग जाएगा। बच्चों अब हम इसी को कैलकुलेट करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। देखिए S1 S2 इसके बीच की दूरी D है, तो बच्चों यहां पर जो है इस जगह पे, ठीक है, यहां पर बच्चों ये डिस्टेंस ऊपर से D/2 हो जाएगी, ये नीचे D/2 मतलब दो पार्ट में इक्वल इक्वल बदल गया, ठीक है। अब देखिए हम इसके पैरेलल यहां से एक लाइन ऐसे खींचते हैं और दूसरी लाइन देखिए हम इस तरीके से ऐसे खींचते हैं। सपोज करिए ये हमारा जो है O पे मिलता है, ये O डैश पे मिलता है, ठीक।
अब देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल आ गए, राइट एंगल ट्रायंगल, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज और कर ले, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम S2P और S1P निकालते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले S2P निकालते हैं बच्चों। तो बच्चों देखिए S2P ये है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसे, ठीक है। तो बच्चों इसमें लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। तो S2P इक्वल टू हो जाएगा हमारा H2O का स्क्वायर प्लस जो है वो आ रहा है हमारा PO का स्क्वायर, इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब PO कितना है, देखिए ये डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है d/2, नीचे वाली ये डिस्टेंस d/2, ये भी d/2। तो बच्चों PO हो जाएगा हमारा x प्लस d/2। देखिए H2O हो गया हमारा d, तो हम इसको लिखेंगे d², और बच्चों इधर ही आ जाएगा x प्लस d/2 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये आ गया बच्चों हमारा H2P का स्क्वायर। अब बच्चों ऊपर वाले ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए हम लगाएंगे ये चीज। तो बच्चों देखिए क्या होता है, ये आ जाएगा S1P का स्क्वायर बराबर S1O का स्क्वायर, O डैश का स्क्वायर प्लस PO डैश का स्क्वायर, इस तरीके से आ गया, ठीक है। ये देखिए S1O डैश का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर। तो बच्चों ये आ रहा है d² प्लस x माइनस d/2 का स्क्वायर, ऐसे आ गया, और ये आ गया S1P का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है बच्चों। हमको निकालना है पाथ डिफरेंस जो कि है S2P माइनस S1P। देखिए इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल दे रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दे रहे हैं, ठीक है। हमको इसका डिफरेंस निकालना है, तो बच्चों हम इसमें से इसको जो है माइनस कर देते हैं। तो जो आ रहा है वो देखिए S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर बराबर, ठीक है, d² प्लस x प्लस d/2 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस यहां लगाएंगे ब्रैकेट, यह आ जाएगा d² माइनस x माइनस d/2 का स्क्वायर का, ऐसे आ गया, ये देखिए, ठीक है, आ गया। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हम कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं, उसके बाद आएगा। तो देखिए क्या हुआ, ये आ गया d² प्लस x प्लस d/2 का स्क्वायर माइनस d², ठीक है। ये सॉरी ये प्लस था, ये प्लस रहेगा, गलत तरीके प्लस था, ये स्क्वायर रख दिया, ब्रैकेट खोलेंगे, हो जाएगा माइनस x माइनस d/2 का स्क्वायर, ऐसे आ गया। बच्चों देखिए ये और ये हमारा कट गया, ठीक है, और यहां पर जो आ रहा है वो आया x प्लस d/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस d/2 का स्क्वायर, इस तरीके से, और इधर आ गया S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है, इसको आराम से आप कर लीजिए, डेरिवेशन आ जाता है बोर्ड के एग्जाम में, और रिजल्ट यूज होता है इसका न्यूमेरिकल्स में, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इस रिजल्ट को हम आगे एनालाइज करते हैं, ठीक। ये पूरा का पूरा नोट कर लीजिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक। अब देखिए क्या हुआ, इसको लिखते हैं S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो बच्चों मैं डायरेक्ट ही दे रहा हूं, ये आएगा 2xd, ठीक है, 2xd, ये देखिए इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, 2xd आ जाएगा, करके देखिएगा सेम चीज आएगी। अब बच्चों यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा S2P प्लस S1P, और ये आ जाएगा S2P माइनस S1P, ये इस तरीके से आ गया, और बच्चों इधर आ जाएगा 2xd, ठीक। अब बच्चों देखिए क्या करेंगे, हमें निकालना था S2P माइनस S1P पार्ट डिफरेंस, और ये आ गया बच्चों 2xd डिवाइडेड बाई S2P प्लस S1P। ये बच्चों आया हमारा फाइनल कंक्लूजन, इसको सब आप देख लीजिएगा कायदे से। अब यहां पर बच्चों होगा एजम्पशन, और एजम्पशन मानना थोड़ा सा जरूरी भी है। उसके पहले मैं एजम्पशन मानने से पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होता है क्वेश्चंस में, डी जो होता है ये वाला, इन दोनों के बीच की दूरी
ये होता है मिलीमीटर में, और कैपिटल डी होता है, ये बच्चों होता है हमारा, ठीक है, कैपिटल डी जो होता है वो होता है हमारा जो किसी में, ये होता है हमारा कैपिटल डी होता है हमारा मीटर में, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये मिलीमीटर में होता है, ये मीटर में होता है, ठीक। अब मिलीमीटर इतना जरा सा होता है, छोटा सा होता है, बहुत जरा सा, आप जानते हैं स्केल आपके पास है, देख रखा होगा, ठीक है। और बच्चों ये जो होता है डी मीटर काफी बड़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इतना छोटा सा स्लिट है और वहां पे स्क्रीन रखी हुई है, तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से हमारा डिस्टेंस है। तो बच्चे काफी इनके बीच में जो है सिमिलरिटी नहीं होती है, इसलिए बच्चों इसको हम क्लोज मान लेते हैं, ठीक है। ये जंक्शन है कि ये बिल्कुल चिपका हुआ है आपस में। और बच्चों S1P और S2P को जो है D के बराबर एज्यूम कर दिया जाता है, ये एजम्पशन है, इसको मानना थोड़ा सा डेरिवेशन के लिए जरूरी होता है। तो बच्चों ये माना गया कि S2P इज नियर अबाउट इज इक्वल टू S1P इज इक्वल टू D, ये एजम्पशन है, इसको मानना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो क्या हुआ कि ये हमारा दोनों D के बराबर हो गया, तो हमारे पास जो आया वो आया S2P माइनस S1P इक्वल टू 2x, ठीक है, 2x ये स्मॉल डी है, ठीक है, 2x स्मॉल डी अपॉन 2d, ये भी डी जुड़ गया। तो बच्चों जो पाथ डिफरेंस आया हमारे पास, ठीक है, जो पाथ डिफरेंस है इसको अगर हम डेल्टा p रखें तो ये आ जाएगा हमारा x d बाई टी। ये बच्चों पाथ डिफरेंस का हमारे पास जो है फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। इस पाथ डिफरेंस को हम थोड़ा सा यहां पे साइड में लिख लेते हैं, डेल्टा p पाथ डिफरेंस ये आया x स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, ठीक है। ये बच्चों हमारा एक मेथड था पाथ डिफरेंस को प्रूव करने का, एक और मेथड है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपसे आगे की बात करूंगा, ठीक है। रिजल्ट सेम आएगा लेकिन तरीका अलग अलग है और न्यूमेरिकल्स में दोनों यूज होते हैं, ठीक है बच्चों। यहां पे मैं इसको बिगाड़ दे रहा हूं ऐसे, ठीक। ये देखिए S1 S2 के बीच की दूरी जो है वो हमारी d है, या ऐसे आ गया, ये भी इरेज कर दे रहा हूं मैं और ये भी इरेज कर दे रहा हूं, ठीक। ये देखिए इस तरीके से। अब बच्चों देखिए ये हमारा जो है, ये हमारा स्लिट के बीच की डिस्टेंस है, वो हमारा पॉइंट P है, ठीक है। और यहां से रे निकाल करके वहां पे X पॉइंट पे P पॉइंट पे X डिस्टेंस पे मिलती है, ठीक है बच्चों। सेंटर से यहां से बच्चों एक लाइन हम और ऐसे मिला देते हैं, और बच्चों यहां से जो है ये एंगल हो गया थीटा, ठीक है। इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखिए ये डिस्टेंस हमारी ऐसे है और ये वाली डिस्टेंस ऐसे है, ठीक है। अब बच्चों थोड़ा सा एक यहां पे आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि डी हमारा क्या है, mm में है, और mm भी 1 mm भी हो सकता है और 0.5 mm भी हो सकता है। बात को देखिएगा, समझिएगा। अब देखिए यदि हम mm को ड्रा करें तो देखिए वो ऐसे छोटा सा ड्रा होगा, ठीक है। अब बच्चों यहां से रे निकली और यहां से रे निकली, आगे जाके मिल गई, तो बच्चों जो एंगल होगा वो नियर अबाउट दोनों ही रे के लिए सेम होगा। हमको यहाँ बड़ा बड़ा दिख रहा है वो बात अलग है क्योंकि हमने बड़ा बनाया है, लेकिन एक्चुअल में 1 mm बहुत ही छोटा, 1 mm 2 mm या उससे भी कम बहुत ही छोटा डिस्टेंस होता है, वहां से रे दो निकल रही हैं, तो बच्चों वो नियर अबाउट सेम एंगल पे निकलेंगी। यहां पर ये एजम्पशन लेना पड़ता है, और इसलिए बच्चों यहां पर देखिए क्या होता है कि ये एंगल भी हम थीटा लेते हैं और ये एंगल भी थीटा लेते हैं, ठीक है। इस चीज को आप जरा यहां पे नोट कर लीजिए। अब बच्चों यहां देखिए क्या होता है, ये हमने थीटा लिया, ये बच्चों ये डिस्टेंस हो गया 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो देखिए ये 90 है तो ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा, ये थीटा, ठीक है, ये भी थीटा, ये भी थीटा, और ये बच्चों इस तरीके से कैलकुलेट होकर के आया हमारा थीटा, ठीक है। अब बच्चों यहां पर क्या करेंगे आप, यहां पर देखिए क्या निकालेंगे, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस जो कि आ रहा है S2P माइनस S1P,
जो कि डिस्टेंस होगी ये, ठीक है। अब बच्चों इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में जब हम इसको इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो बच्चों देखिए ये क्या आएगी, ये बच्चों आएगी हमारी d sin थीटा, ठीक है। तो बच्चों क्या हुआ कि पाथ डिफरेंस डेल्टा p जो हो गया ये आ गया बच्चों d sin थीटा, ठीक है। अब बच्चों यहां पर क्या होता है कि थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल, ठीक है, थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल, इस तरीके से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो बच्चों जब थीटा हमारा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को हम थीटा के बराबर लिखते हैं, या बच्चों हम क्या करते हैं कि इसी को हम लिख देते हैं टेन थीटा के बराबर। क्यों? क्योंकि साइन 0 0 होता है और टेन 0 भी हमारा 0 होता है, तो हम साइन थीटा को टेन थीटा में लिख सकते हैं जब हमारा एंगल बहुत स्मॉल होता है तब, और यहां पर थीटा बहुत स्मॉल है। तो बच्चों क्या हुआ कि हमारा ये हो गया डेल्टा पी पाथ डिफरेंस, ये आ गया बच्चों डी साइन थीटा। अब साइन थीटा को हम टेन थीटा लिख सकते हैं, तो ये हो गया बच्चों डी टेन थीटा, यहां पे इस तरीके से नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको डिराइव करते समय भी हमने एजम्पशन लिया था और इसको भी डिराइव करते समय हमने एजम्पशन लिया है। अब बच्चों टेन थीटा निकालते हैं, तो टेन थीटा निकालने के लिए बच्चों हम ये वाला ट्राइंगल यूज करेंगे, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल यूज करेंगे। तो इस वाले ट्राइंगल से टेन थीटा क्या आ रहा है, टेन थीटा आ रहा है बच्चों एक्स बाई डी, हमने यहां पर इस तरीके से नोट कर लिया। तो इस टेन थीटा की जगह हम यहां पे लिख देते हैं एक्स बाई डी, तो ये आ गया बच्चों एक्स बाई डी। तो बच्चों पार्ट डिफरेंस फाइनली आ गया हमारा एक्स डी बाई डी, ठीक है। वो बच्चों अभी जो मैंने आपको दिखाया था उससे भी पार्ट डिफरेंस देखिए ये आया है, और यहां पर भी जो आया है वो भी पार्ट डिफरेंस देखिए हमारे पास ये आया है, ठीक है। दोनों से सेम आता है, दोनों सही है, दोनों में माइन्यूट सा एजम्पशन लिया है, एजम्पशन लेना जरूरी होता है, यहां पे रिजल्ट निकल के आया। बच्चों इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारा ये है, ठीक है, डेल्टा पी इक्वल टू डी साइन थीटा, डेल्टा पी इक्वल टू डी टेन थीटा। आप यहां पे डी साइन थीटा को लेके चलिए क्योंकि ओरिजिनली हमारा डी साइन थीटा आया था। तो बच्चों हमारे पास एक और फॉर्मूला आया यहाँ पे डेल्टा पी का, वो आया पार्ट डिफरेंस का, वो आया डी साइन थीटा, ठीक है। और इसीलिए मैंने आपको ये वाला भी डेरिवेशन कराया और वो वाला भी कराया। रिजल्ट हमारा फाइनली यही निकल के आता है, लेकिन ये भी हमारे लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। चलिए देखिए क्या होता है, अब हमको यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यूनिट एंड मेजरमेंट पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यूनिट, ठीक है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिजिक्स का, और बच्चे लोग इस पे ध्यान नहीं देते। देखिए यहाँ पे डी हमारा है mm में, ठीक है, कैपिटल डी है हमारा मीटर में, ठीक है, अगर हम कहें तो मीटर में। और बच्चों अभी वेवलेंथ ऑफ लाइट आएगी वो हमारा आएगा एंगस्ट्रॉम में, इस तरीके से एंगस्ट्रॉम में आएगा, जो कि होता है हमारा 10 to the power -10 मीटर, इतना छोटा होता है, ठीक है। इस बात को अभी आप नोट करिए और फिर हम दिखाते हैं आपको कि क्या होता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि अगर डी और लैम्डा और इसको कंपेयर करें तो इनका जो है साइज बहुत ही ज्यादा वेरिएशन का मतलब है कि एक का दूसरे से कोई कंपैरिजन ही नहीं है, एक का दूसरे से कोई कंपैरिजन ही नहीं। लैम्डा का कंपैरिजन डी से नहीं है, इस डी का लैम्डा से नहीं है, ये आपस में छोटे, बहुत ज्यादा छोटे बड़े हैं। लैम्डा और डी को ही चलिए हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। लैम्डा आया है 10 to the power -10 मीटर और डी है बच्चों 10 to the power -3 मीटर, देखिए ऐसे है, ठीक है, इतना है। तो बच्चों अगर हम लैम्डा बाई डी निकालें, ठीक है, या डी बाई लैम्डा निकालें, चलिए ऐसे कर लेते हैं, डी बाई लैम्डा। तो डी बच्चों हमारा कितना है 10 to the power -3 मीटर, लैम्डा है 10 to the power -10 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 to the power 7 का रेशियो आ रहा है, ठीक है, इतना बड़ा है ये वाला डी इससे, और इस जगह पे बच्चों ये काम आता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे भी कैसे काम आता है, इस बात को आप रखिएगा ध्यान, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास जो आया
पाथ डिफरेंस आया वो इतना आया। और बच्चों न्यूमेरिकल्स करते समय आप इसको ध्यान रखिएगा, मैं भी आपको सब चीजें दिखाऊंगा कि कैसे यूज होती है। इस चीज को नोट कर लीजिए, आगे यूज में आएगा। अब बच्चों देखिए क्या होता है कि अब हमारा ये एक जनरल एक्सप्रेशन मिल गया हमको पाथ डिफरेंस का। हम x बदलेंगे यहां पर या थीटा बदलेंगे तो बच्चों हम कहीं पर भी पहुंच जाएंगे। x सपोज करिए हमने इतना ले लिया, x नीचे ले लिया, x यहां ले लिया, x और नीचे ले लिया, तो हमको वहां का पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, पाथ डिफरेंस मिल जाएगा, यानी कि हमको वहां का फेज डिफरेंस मिल जाएगा। अब बच्चों जो डार्क और ब्राइट फ्रिंज बनता है वो दो वजह से बनता है। जहां पर हमारा कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, वहां पर बच्चों हमारा बनता है ब्राइट फ्रिंज। इसको नोट करिए सबसे पहले। ठीक है, वहां पर बच्चों बनता है ब्राइट फ्रिंज। और बच्चों जहां पर होता है हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, वहां पर बनता है हमारा डार्क फ्रिंज। अब बच्चों आपको कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्लियर होना चाहिए। नहीं क्लियर है तो वीडियो को यहीं रोक दीजिए और मेरा कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एक सेपरेट वीडियो है, वीडियो नंबर 2 इंटरफेरेंस का, उसको आप देख लीजिएगा। वहां पे मैंने बता रखा है, मैं उसको डायरेक्ट यहां पे यूज करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेंगे। तो हमारा जो ये था रिजल्टेंट इंटेंसिटी, वो था रिजल्टेंट इंटेंसिटी इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है, टू अंडर रूट I1 एंड I2 cos फाइव। ठीक है, फाइव, ये हमारे पास इस तरीके से आया था। और बच्चों कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए cos फाइव की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? 1, यानी कि फाइव यानी कि फेज डिफरेंस की वैल्यू थी हमारी 0, 2 पाई, 4 पाई, इस तरीके से आया था। और बच्चों इसके रिलेटेड हमारा जो पाथ डिफरेंस आया था वो बच्चों आया था हमारा लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ठीक है, 3 लैम्डा, और बच्चों इस तरीके से n लैम्डा तक आया था। ठीक है, जनरल फॉर्म में लिखे तो डेल्टा p इक्वल टू आया था हमारा n लैम्डा, जहां पर n हमारा था 0, 1, 2, 3, इस तरीके से हमारा जो है जा रहा था n तक। ठीक है, अब बच्चों पाथ डिफरेंस अगर हमारा n लैम्डा के बराबर है तो हमको मिल रहा था कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां पे होगा वहां हमको ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। तो ब्राइट फ्रिंज मिलने की कंडीशन क्या हुई कि हमारा पाथ डिफरेंस जो है वो n लैम्डा के बराबर हो। तो बच्चों ये उठाते हैं, पाथ डिफरेंस डेल्टा p इज इक्वल टू एक्स डी बाई डी। दूसरा आया है डेल्टा p इज इक्वल टू डी साइन थीटा। दोनों को लिख लेते हैं, अभी बात क्लियर हो जाएगी यहां पे। ठीक, तो बच्चों यहां पर देखिए क्या हुआ कि हमने एक्स डी बाई डी को लिख दिया एन लैम्डा। ठीक, एन लैम्डा। और बच्चों यहां पर देखिए क्या हुआ, हमने डी साइन थीटा को लिख दिया एन लैम्डा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि जो पाथ डिफरेंस यानी एक्स डी बाई डी जो है वो हमारा जो है हमको मिलेगा। तो बच्चों n की वैल्यू हम रखते चले जाएं, तो पहले के लिए 0 हो गया, तो पहले हमारा 0 हो पाथ डिफरेंस तो हमारा मिलेगा। दूसरे में क्या हुआ कि 0 हो, 1 रखेंगे तो लैम्डा, 2 लैम्डा, इस तरीके से बच्चों हमको मिलता चला जाएगा। यहां पर आ गया। और बच्चों यहां पर डी साइन थीटा अगर हमारा है, डी साइन थीटा ये भी बच्चों हमारा अगर 0 है, ठीक है, फिर लैम्डा है, 2 लैम्डा है, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि हमको मिल जाएगा ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। ये हमारी एक कहानी यहां पर बनी। ठीक है, ये हमारी कहानी इस तरीके से मिली कि ब्राइट फ्रिंज के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो इतना होना चाहिए, एक्स डी बाई डी इक्वल टू एन लैम्डा। तो हम इसको यहां पर नोट कर देते हैं। ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या हुआ, एक्स डी बाई डी, ये हमारा आना चाहिए एन लैम्डा। ठीक है, ये हमारी कहानी हो गई। अब बच्चों इसके बाद जो है वो आता है हमारा डार्क फ्रिंज।
और डार्क फ्रिंज जब बनेगा जब हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो अब बच्चों हम जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कहानी देखते हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कहानी हम यहाँ देखते हैं कि क्या होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होना चाहिए बच्चों कि ये टर्म हमारा जो है ये होना चाहिए मिनिमम। मिनिमम इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस टर्म, मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम बच्चों होगा हमारा cos फाई इक्वल टू -1, ये मिनिमम होगा। ठीक है, ये हमारा मिनिमम होगा। तो मिनिमम के लिए बच्चों क्या होगा कि फाई हमारा कितना होना चाहिए, फाई हमारा होना चाहिए पाई। ठीक है, 3 पाई 5 पाई इस टाइप से बच्चों हमारा आना चाहिए। ठीक है, और बच्चों लैम्डा यहाँ पे कितना होना चाहिए, लैम्डा बच्चों जब हमने निकाला था वो बच्चों आया था हमारा कि लैम्डा यहाँ पे सॉरी पार्ट डिफरेंस। ठीक है, ये फेज डिफरेंस हुआ। तो इसके रेफरेंस में हमारा जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा पी हम जिसको बोले, जो पाथ डिफरेंस है वो हमारा होना चाहिए। ठीक है, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 इस तरीके से, यानी कि ये हमारा आना चाहिए 2n+1 लैम्डा बाई 2, जहां पर n है हमारा 0, 1, 2, 3 अप टू n। ठीक है, अगर हमारा पाथ डिफरेंस इतना है तो हमको इस पॉइंट पे हमको मिलेगी डार्क फ्रिंज, क्योंकि वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए। अब बच्चों यहां पर देखिए पाथ डिफरेंस हमारा कितना है, पाथ डिफरेंस है बच्चों डेल्टा पी इज इक्वल टू एक्स डी बाई डी और डेल्टा पी इज इक्वल टू डी साइन थीटा। ये हमारे पास आ गया बच्चों इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या होता है, डेल्टा पी हमारा होना चाहिए इतना। तो बच्चों एक्स डी बाई डी इज इक्वल टू एन 2n+1 लैम्डा बाई 2, या बच्चों हम कह सकते हैं डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2n+1। ठीक है, लैम्डा बाई 2। ये बच्चों इस तरीके से हमारे सामने जो है ये आ गया, इसको आप नोट कर लीजिए। इसमें बच्चों जब हम रखेंगे n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 तो हमको डिफरेंट पॉइंट पे मिलना शुरू हो जाएगा इंटरफेरेंस पैटर्न, वो भी डार्क फ्रिंज वाला। ठीक है बच्चों, अब यहीं पे आके के इस कहानी हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। ठीक, अब बच्चों ब्राइट फ्रिंज के लिए हमने ये नोट किया था, अब डार्क फ्रिंज के लिए हम नोट कर लेते हैं। तो डार्क फ्रिंज के लिए देखिए क्या हुआ, डार्क फ्रिंज के लिए हमारे आया कि हमारा एक्स डी बाई डी ये हमारा होना चाहिए 2n+1 लैम्डा बाई 2। ठीक, ये पूरी कहानी में बिगाड़ रहा हूं, कंक्लूजन फाइनली हमारा निकल आया। अब थोड़ी देर में हम आपको दिखाते हैं, फिर मेथड करवाएंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों कि यहां पे होता क्या है, अब चलते हैं उस पे। ये हमारा कंक्लूजन निकला है पूरा इसमें यहाँ पे। अब देखिए जो हमारी कहानी बन रही है वो देखिए किस तरीके से यहाँ पर आती है। होता ये है बच्चों कि यहां पर बच्चों सेंटर में हमको एक मिलता है ब्राइट फ्रिंज। मैं इसको बिगाड़ देता हूं पूरा। ठीक, ये देखिए, ठीक, ये देखिए ये हमारी हो गई स्लिट इस तरीके से, ये हमारी स्लिट हो गई, ये हो गई स्क्रीन। और बच्चों यहां से बच्चों क्या होता है, ये रखा हुआ है एक सोर्स, ये हो गया S1, ये हो गया S2। और बच्चों यहां पे क्या होता है, यहां पर हमको एक मिलता है ब्राइट फ्रिंज, इसको बोलते हैं हम सेंट्रल ब्राइट। ठीक है, सेंट्रल ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट के बाद बच्चों यहां तक एक डार्क मिलेगा, फिर इतनी दूर ब्राइट। ठीक है, इतनी दूर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, यही चीज नीचे होता है। इस तरीके से बच्चों यहां पर हमको मिलता है। अभी हम बना के आपको दिखाते हैं। देखिए ये हुआ सेंट्रल ब्राइट, फिर यहाँ डार्क रहेगा, यहाँ डार्क रहेगा, यहाँ ब्राइट हो जाएगा, यहाँ डार्क रहेगा, यहाँ ब्राइट, यहाँ डार्क, यहाँ ब्राइट। नीचे क्या होगा, इधर ब्राइट, इधर डार्क, इधर ब्राइट, इधर डार्क और इधर ब्राइट। ये देखिए इस तरीके से हमारे सामने डार्क ब्राइट हमको मिलता है, एक सेंट्रल ब्राइट मिलता है। ठीक है, ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट है इस तरीके से, और यहां से निकला आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे फ्रिंज पैटर्न दिखाना चाह रहा था। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, हम दोनों चीज के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं। तो देखिए क्या हुआ, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज,
अब बच्चों हमारी जो है पोजीशन ब्राइट फ्रिंज की कहां होगी, हमने तो यहां पे ऐसे निकाल दिया, ठीक है, उस तरीके से निकालेंगे। तो बच्चों देखिए ब्राइट फ्रिंज की जो कंडीशन हमारी निकल के आई है वो ये निकल के आई है कि एक्स डी बाई डी इज इक्वल टू एन लैम्डा, जहां एन हमारा जो है वो स्टार्ट होता है 0 से 1 2 3 एन तक जाता है, ठीक है, देखिए इस तरीके से। और एक्स बच्चों क्या है, एक्स क्या है पोजीशन, ठीक है, एक्स क्या है पोजीशन ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे जो पोजीशन बन रही है वो है, ठीक है, किसकी, ब्राइट फ्रिंज की। अब देखिए यहां से हम जब x कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू जो आई वो आई एन लैम्डा कैपिटल डी बाई डी, यही आएगी एग्जैक्टली, ठीक है। तो देखिए अब हम n की जगह 0 से स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा हो गया x0, हमने 0 रखा तो बच्चों ये आ गया देखिए पूरा 0, ठीक है। x1 यानी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज वो बच्चों आ गया, n की जगह 1 रखेंगे तो लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। x2 सेकंड तो ये आ गया हमारा 2 लैम्डा डी बाई डी। इस तरीके से बच्चों हमारा क्या आया, ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन आ गई। ये बच्चों 0 आया है, इसीलिए बच्चों हमको यहाँ पे सेंटर पे, यहां से हम काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, यहां पर हमको ब्राइट फ्रिंज मिलता है और इसको इसीलिए हम सेंट्रल ब्राइट कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये हमारी ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन हो गई, ठीक है। ऐसे बच्चों हम निकालेंगे पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, हम इसको यहां पे ऐसे लिख देते हैं कि हमारा ये आ गया x1 इस तरीके से आ गया लैम्डा डी बाई डी और x2 हमारा आ गया 2 लैम्डा डी बाई डी, इस तरीके से हमारा ये निकल गया, ठीक है। अब बच्चों हम यहां पर देखिए निकालते हैं पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, यहां लिखिए पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। अब हम डार्क फ्रिंज के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो डार्क फ्रिंज के लिए हमें क्या मिला, वो ये मिला। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, एक्स डी बाई डी ये आया है हमारा 2n+1, ठीक है, 2n+1 लैम्डा बाई 2 ऐसे मिला हमको, ठीक है। यहां पर n हमारा है 0 1 2 n तक ऐसे हुआ, ठीक है। अब बच्चों इसकी वैल्यू रखेंगे तो सबसे पहले हम पोजीशन निकालते हैं, x हमारी पोजीशन बता रहा है उसकी, तो x आ गया हमारा 2n+1, ठीक है, लैम्डा बाई 2 कैपिटल D अपॉन डी, देखिए इस तरीके से आ गया ये। अब n की जगह हम 0 रखते हैं सबसे पहले, तो हमको मिलेगा फर्स्ट डार्क फ्रिंज की पोजीशन। तो बच्चों फर्स्ट डार्क फ्रिंज की पोजीशन आ गई हमारी, 0 रखेंगे तो हमारा आ रहा है d लैम्डा बाई 2d, x इक्वल टू 2 यानी सेकंड डार्क फ्रिंज, यहां पर बच्चों हम 1 रखेंगे तो सेकंड ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, और बच्चों ये आ जाएगा हमारा 3/2 d लैम्डा बाई डी, और बच्चों ये हमारा x इक्वल टू 3 रखेंगे तो आ जाएगा 5/2 d लैम्डा बाई डी। देखिए इस तरीके से हमको पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज मिल रही है स्क्रीन पे, क्योंकि हमने x को यहां से लिया था, और बच्चों यहां पर ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन मिल रही क्योंकि हमको, और डार्क फ्रिंज डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट एक के बाद एक मिल रहा है, ठीक है बच्चों। ये देखिए इस तरीके से आ गया, तो इस तरीके से सारी पोजीशन हमारी पता लग जाती है। अब बच्चों इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ठीक है, छोटा सा बात बची है, फिर इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो होता है हमारा फ्रिंज विड्थ, ठीक है, फ्रिंज की हमारी चौड़ाई कितनी है, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ कि ब्राइट के बीच का डिस्टेंस है वो फ्रिंज विड्थ कहलाता है, डार्क के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा फ्रिंज विड्थ कहलाता है, डार्क फ्रिंज का और ब्राइट फ्रिंज का। इस तरीके से हम क्या करेंगे कि एक फ्रिंज का पोजीशन से दूसरे की पोजीशन को हम माइनस कर देंगे, हमारी फ्रिंज विड्थ आ जाएगी, चाहे डार्क की करें चाहे हम ब्राइट की करें। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, मान लीजिए हमको फ्रिंज विड्थ निकालनी है, तो बच्चों फ्रिंज विड्थ जो आ जाएगी इसको बीटा से डिनोट करते हैं, ये आ जाएगा हमारा x3 माइनस x1, देखिए इस तरीके से कैसे करेंगे, ठीक है, या x2 माइनस x1 करिए, हमने इसको किया है। तो बच्चों देखिए क्या होता है, इसमें से घटाएंगे तो 5 d लैम्डा बाई 2d माइनस 3 d लैम्डा बाई 2d, इस तरीके से हो जाएगा, तो आएगा d लैम्डा बाई डी। ये बच्चों आएगी हमारी फ्रिंज विड्थ,
देख लीजिए, नोट कर लीजिए बच्चों। अगर यही काम हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, यही काम हम करेंगे ब्राइट फ्रिंज के लिए, तो यहाँ पे फ्रिंज विड्थ आ रही है, वो देखिए क्या हुई, हमने x2 में से x1 माइनस कर दिया, इस वाले में से ये माइनस किया, तो देखिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2 लैम्डा d बाई डी माइनस, ठीक है, लैम्डा d बाई डी। तो ओवरऑल फिर बच्चों हमारा यही आएगा, ठीक है, यही हमारा इस तरीके से आएगा। तो फ्रिंज विड्थ हमारी होती है d लैम्डा बाई स्मॉल d, इसको नोट कर लीजिए, इसका बहुत यूज होता है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, इसका बहुत यूज होता है न्यूमेरिकल्स में। अब बच्चों थोड़ी सी बात इसको करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है, पूरा नोट कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूं सामने से। आपकी बुक्स में भी लिखा हुआ है, स्कूल में भी जो नोट्स बनाए गए होंगे इसमें भी लिखा होगा, मैंने एक एक बात आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब बच्चों बात हम आपसे करने जा रहे हैं डेल्टा पी इक्वल टू डी साइन थीटा की। देखिए फ्रिंज विड्थ वही आएगी, चाहे आप पैसे भी रख लें, ठीक है, सब कुछ आ जाएगा। यहां पर बच्चों एक टेक्निकल पॉइंट है, उसको हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। एक्स डी बाई डी इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है, या एक्स डी बाई डी इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, ये तभी हमारा वैलिड है जब बच्चों d हमारा वेरी वेरी ग्रेटर देन लैम्डा। बात को देख लीजिएगा, लैम्डा जो है अगर हम लाइट बदल देंगे या कोई भी चीज बदल देंगे या स्लिट की डिस्टेंस बदल देंगे तो बच्चों हमारा जो है इसका डिफरेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसके बारे में बताया कि वो mm में है और वो एंगस्ट्रॉम में है, ठीक है। तो यहां देखिए क्या हुआ कि अगर हमने d की डिस्टेंस इसके बराबर कर दी, मतलब क्या हुआ कि d और लैम्डा लगभग बराबर हो गए, एग्जैक्टली बराबर कभी नहीं हो पाएंगे, लगभग उसी रेंज में आ गए, ठीक है। d भी हमारा एंगस्ट्रॉम की रेंज में पहुंच गया और लैम्डा भी, तो बच्चों फिर ये हमारा फार्मूला जो है काम नहीं करता, तब हमारा ये वाला फार्मूला काम करता है, ठीक है। देखिए क्या होता है, उसमें होता क्या है बच्चों, d साइन थीटा इज इक्वल टू हमने लिखा एन लैम्डा, ठीक है, यानी कि क्या हुआ कि साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई डी, ये फैक्टर है, ये वाला फैक्टर है। अब यदि लैम्डा हमारा एंगस्ट्रॉम में है यानी कि 10 टू द पावर माइनस 10 में है और ये है हमारा 10 टू द पावर माइनस 3 में, तो बच्चों ये हो गया 10 टू द पावर माइनस 7, यानी कि ये हो गया नियर अबाउट 0, ठीक है। तब तो बच्चों ये फार्मूला काम करेगा। लेकिन अगर कहीं ऐसा होता है कि साइन थीटा एन लैम्डा बाई डी हमारा एक ही रेंज में पहुंच जाता है, सपोज करिए हमारा ये आ गया 10 टू द पावर माइनस 7 में लैम्डा पहुंच गया और इसको भी हमने जो है कर दिया 10 टू द पावर माइनस 6 की रेंज में, ठीक है। तो बच्चों इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 टू द पावर माइनस 1 यानी कि 0.1, ठीक है। तब बच्चों ये फार्मूला हमारा काम नहीं करेगा, तब हमको इस फार्मूले से काम चलाना पड़ेगा एग्जैक्टली, और यही इसमें टेक्निकल पॉइंट था। कई बार ऐसा होता है कि हमारा साइन थीटा आ जाता है 1/2 और साइन थीटा 1/2 में थीटा हमारा होता है 30 डिग्री, या मान लीजिए कहीं 15 डिग्री भी आ रहा है या 10 डिग्री भी आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ठीक है। तब बच्चों थीटा हमारा वेरी स्मॉल नहीं रहा, हमने एजम्पशन लिया था वेरी स्मॉल का, तब थीटा हमारा बड़ा हो गया, 30 डिग्री एंगल बहुत बड़ा एंगल है, ठीक है। जब थीटा हमारा नियर अबाउट 0 होता वो इस कंडीशन में होगा जब लैम्डा बाई डी हमारा वेरी स्मॉल होगा, तभी यह फार्मूला वेरी है, वरना फिर हमको इससे चलना पड़ेगा। अभी न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको मैं क्लियर कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको संभाल के रखा था, ठीक। तो ये बच्चों हमारा जो है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो थ्योरी पार्ट था वो जो है कंप्लीट हुआ यहाँ के लेवल का। अभी इसमें आगे भी बचा हुआ है, वो अगले वीडियोस में आप देखोगे, ठीक है। अब बच्चों हम इसके करते हैं न्यूमेरिकल, इन न्यूमेरिकल्स को लगाइए और फिर उसके पैटर्न पे आपकी बुक्स में और न्यूमेरिकल्स आपको दे रखे हैं, उसकी प्रैक्टिस करिए और फिर आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं कि हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है। ये बच्चों हमारा पहला न्यूमेरिकल है आज के वीडियो का और बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। देखिए क्या है कि हमारे पास एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है
उसमें स्मॉल डी 1 mm है, कैपिटल डी हमारा 1 मीटर है, और जो वेवलेंथ यूज हो रही है लाइट की वो है 5000 एंगस्ट्रॉम। तो हमको निकालना है फ्रिंज विड्थ। हमारा एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंज विड्थ आ रहा है वो हमारा कितना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस लाया। तो फ्रिंज विड्थ होता है डी बीटा इज इक्वल टू कैपिटल डी लैम्डा अपॉन डी, ये फॉर्मूला है। और बच्चों यहाँ पर डी हमारा जो है वो लैम्डा से काफी बड़ा है, इसका जरूर ध्यान रखेंगे हमेशा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सबकी वैल्यू रखनी है। तो 1 हो गया ये इंटू 5000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाई डी है हमारा 1 mm, डी है हमारा 1 mm, और इसको लगेंगे 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, ठीक है। तो बच्चों क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर, इतना ये आया बीटा, यानी फ्रिंज विड्थ इतनी आ गई। तो बच्चों इसको जो है कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 mm, ठीक है, यानी कि 0.5 mm का हमारा फ्रिंज विड्थ होगा। इन क्वेश्चंस में आप एक बात ध्यान रखिएगा यंग डबल स्लिट में, कि हमारा डी mm में दिया होता है, ये मीटर में होता है, ये हमारा एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में होगा, ये हमें देखना पड़ेगा। और बच्चों इसको हमको सबको एक यूनिट में लाना पड़ेगा, मोस्टली एसआई यूनिट में लाना पड़ता है, और बच्चों मीटर में सबको कन्वर्ट करके तब क्वेश्चन करना पड़ता है, वरना हो जाती है गलती, ठीक है। इसका आप ध्यान रखेंगे। तो बच्चों ये हमारा पहला सा सिंपल सा न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ, और अब बच्चों करते हैं हम अगला न्यूमेरिकल। तो देखते हैं कि हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत इजी है, देखिए कैसे होता है। क्वेश्चन है इन ए वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट डी इज इक्वल टू इतना mm, डी इज इक्वल टू इतना मीटर, it is observed that the distance between central bright fringe and fourth dark fringe is equal to 1.8 centimeter. Find out the wavelength of the light used. ठीक है बच्चों, ये हमको दे रखा है। हमको सबसे पहले दे रखा है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, जिसमें हमारा स्मॉल डी है वो है 0.2 mm। सबसे पहले हम इसको मीटर में बदलेंगे, ठीक है, 10 टू पावर माइनस 3 मीटर, ये काम सबसे पहले। कैपिटल डी हमको दे रखा है 1.5 मीटर, ठीक है। और बच्चों हमको एक चीज दे रखी है, उस पर ध्यान देंगे। देखिए ये हमारा यंग डबल स्लिट का स्लिट हो गया, स्क्रीन हो गया, ये सेंट्रल ब्राइट है, और बच्चों यहां से फोर्थ डार्क जो है स्लिट है, सॉरी फ्रिंज है, फोर्थ डार्क फ्रिंज है, इसकी डिस्टेंस हमको दे रखी है, वो देखिए 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। हमने अभी आपको पढ़ाया था, उसमें लिखा था कि हमारा फोर्थ डार्क जो होगा, या फोर्थ नहीं छोड़िए हटाइए, यहां पे होगा nth डार्क। nth डार्क जो होगा वो होगा 2n+1, ठीक है, लैम्डा डी बाई 2d, इस पोजीशन पे होगा हमारा, ठीक है। यह भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। जहां पर n है हमारा 0, 1, 2, 3 ऐसे जाएगा n। अब बच्चों फोर्थ डार्क है, तो पहला डार्क 0 पे मिलेगा, दूसरा हमको मिलेगा 1 पे, तीसरा 2 पे, और चौथा हमको मिलेगा 3 पे। तो यहाँ पे बच्चों हम 3 रखेंगे, तो x4 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 3 रखेंगे तो 6 + 1 7/2 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, ठीक है। फोर्थ डार्क फ्रिंज हमारा सेंट्रल ब्राइट से इतना मिलेगा, और इसी की डिस्टेंस हमको दे रखी है 1.8 सेंटीमीटर, यानी कि x4 हमको दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर। अगर इसको सॉल्व करें तो 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। देखिए यूनिट का इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हमको दे रखा, तो हम इसको लिख देंगे 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, ये हमारा आ गया। बच्चों हमको निकालना है लैम्डा, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो कुछ नहीं है बच्चों, इसमें लैम्डा इज इक्वल क्या हो जाएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 2 इंटू डी डिवाइडेड बाई, ठीक है, 7 इंटू डी हमारा है 1.5, ठीक है। हम डी की वैल्यू यहां रखेंगे, डी हमारा है 0.2
इंटू 10⁻³ इस तरीके से आ गया। बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आएगा वो आएगा 6.86 इंटू 10⁻7 मीटर, यह हम कह सकते हैं 6860 एंगस्ट्रॉम, इस तरीके से हमको मिलेगा। ये इसका आंसर है। बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, हमको कभी भी फ्रिंजेस को काउंट करने में गलती नहीं करनी है और सेपरेशन देखना है कि हमारा कहां पे कहां से है, ठीक है। और फिर उसके बाद यही फार्मूला लगेगा, सिंगल फार्मूला ये है, एक फ्रिंज विड्थ का फार्मूला है हमारा लैम्डा, कभी स्मॉल डी कभी कैपिटल डी, यही सब चीजें पूछता है इसमें, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बच्चों हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं एक और न्यूमेरिकल, ठीक है, इसमें दो अलग अलग वेवलेंथ की वेव्स यूज हो रही हैं, तो देखते हैं कि हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि इसमें जो है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो बार अलग अलग वेवलेंथ की जो है लाइट यूज की गई है और एक बार जो फ्रिंज बनी जिस पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे दूसरे से जो है फ्रिंज बन रही, दोनों कोइंसाइड करती है। क्वेश्चन देखिए कैसा है और देखिए कितना इजी है, लेकिन पढ़ते टाइम ये कठिन लगेगा। देखिए होता क्या है इसमें, in a YDSE when a light wave of wavelength λ1 6000 angstrom is used, its nth bright fringe is coincide with n plus 1th bright fringe when light of 5000 angstrom is used. Find out the value of n. ठीक है, देखिए क्या हुआ, ये हमारा YDSE का एक्सपेरिमेंट है। इसमें सबसे पहले जो है λ1 का जो है वेवलेंथ यूज किया गया लाइट का। तो बच्चों इस पॉइंट पे हमको एक जो है ब्राइट फ्रिंज मिला जो कि nth ब्राइट फ्रिंज था, ठीक है बच्चों। फिर हटा दिया गया इसको, फिर क्या किया गया, λ2 कोई दूसरी वेवलेंथ यूज की गई। तो बच्चों इसी पॉइंट पे हमको ब्राइट फ्रिंज मिला, लेकिन वो उस वेवलेंथ के लिए n+1 था, ठीक है, ये आ गया। तो बच्चों यहां पे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन आपको करना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए क्या हुआ, nth ब्राइट फ्रिंज का जो फार्मूला है वो है बच्चों हमारे पास n लैम्डा कैपिटल D अपॉन D, ये है किसी भी वेवलेंथ के लिए। अब बच्चों इसको हम जो है λ1 λ2 के लिए अप्लाई करते हैं। तो बच्चों देखिए λ1 हमको यहाँ पे दे रखा है वो है 6000 एंगस्ट्रॉम और λ2 बच्चों हमको दे रखा है वो दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है बच्चों। तो देखिए पहला क्या हुआ कि xn, ठीक है, हम λ1 यानी कि 6000 एंगस्ट्रॉम के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये आ गया बच्चों n, ये हो गया 6000, d हमको दे नहीं रखा, d डिवाइडेड बाई d, ये आ गया, ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब बच्चों दूसरे के लिए यूज कर रहे हैं, ये हो गया हमारा 5000 एंगस्ट्रॉम और यहाँ पे है x प्लस n और n+1, ये आ गया इस तरीके से, और यहाँ आया 5000 और कैपिटल D, या जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे तो हम लिखेंगे n+1 और उसके बाद लैम्डा d बाई, ठीक है, d इस तरीके से यूज करेंगे। यहाँ पे लैम्डा हमारा λ2 है, तो बच्चों देखिए जाएगा n+1, ठीक है, और यह आ गया 5000 d अपॉन स्मॉल d, यह आ गया xn+1। देखिए इस तरीके से आ रहा है। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि इस स्लाइड के लिए जो nth है पोजीशन है nth ब्राइट फ्रिंज की, वही इस वाली लाइट के लिए n+1 के लिए है। मतलब दोनों ही लाइट से जो हमारा बन रहा है वो इसी पोजीशन पे बन रहा है, यानी कि हमारा xn = xn+1 हुआ, ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। तो बच्चों हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे, जाएगा n × 6000 × d अपॉन स्मॉल d बराबर n × 5000 × d अपॉन स्मॉल d। देखिए इस तरीके से आ गया और यहाँ पे n+1 होगा, मैं जल्दीबाजी में लिख गया, ये n+1 ये आ गया। देखिए कैपिटल D स्मॉल d, कैपिटल D स्मॉल d कट जाएगा, ये 3 जीरो इसके उड़ जाएंगे। हमारे पास जो आया वो आया 6n = 5n+1, ये देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है।
अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे 6n इक्वल टू 5n प्लस 5 और बच्चों ये आ जाएगा n इक्वल टू 5, ये इसका आंसर होगा। यानी कि पांचवा फ्रिंज इस स्लाइड के लिए और छठा फ्रिंज इस स्लाइड के लिए आपस में कोइंसाइड करेगा, यही इसका आंसर है। और इस टाइप के बहुत से न्यूमेरिकल अलग अलग फॉर्म में बनते हैं, लेकिन फार्मूला और कंसेप्ट सब में एक लगता है। ठंडे दिमाग से जो है क्वेश्चन को पढ़िए और आराम से करिए, सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। और बच्चों अब मैं जो अगला न्यूमेरिकल आपको करवाने जा रहा हूं वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है और बच्चों कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है, नीट में भी आ चुका है, आईआईटी में भी उसी पैटर्न के आ चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो बच्चों देखते हैं कि हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऐसा है जो अधिकतर स्टूडेंट नहीं कर पाते, लेकिन है बहुत इजी। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग क्या मिस्टेक करते हो जिससे कि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं होते। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ ए ब्राइट फ्रिंज इज 2 mm व्हेन ए लाइट ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड। ठीक है, फाइंड आउट द फ्रिंज विड्थ व्हेन द होल एक्सपेरिमेंट इज डन इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। क्या हुआ कि यहां पर जो है बच्चों एक 6000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ की एक जो है हमने लिए लाइट और उससे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कंसीडर किया। तो बच्चों जो हमारी फ्रिंज विड्थ आई ब्राइट फ्रिंज की वो आई 2 mm। ठीक है, फिर ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट दोबारा किया गया और उसी लाइट को यूज करके किया गया, लेकिन एक ऐसे लिक्विड में किया गया जिसकी जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। तो अब फ्रिंज विड्थ क्या होगी? ये क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है, आईआईटी में भी आ चुका है और आगे भी आएगा इस टाइप का क्वेश्चन अलग अलग रूप में। ठीक है, अब बच्चों देखने में क्वेश्चन बहुत कठिन लगता है लेकिन है नहीं। ठीक है, होता क्या है कि आप लोग एक गलती ये करते हो कि जो चैप्टर पढ़ते हो सिर्फ उसी की बात को ध्यान रखते हो और पीछे वाला भूल जाते हो। मैंने जब आपको रे ऑप्टिक्स पढ़ाया था तो एक बात कही थी कि आपको भूलना कुछ नहीं है और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट याद रखना है। ठीक है, वही कंसेप्ट यहां पे यूज होगा और क्वेश्चन तो ये यूं होगा चुटकी के अंदर। देखिए होता क्या है। ठीक है, होता क्या है यहां पे देखिए बच्चों, यहां पर क्या हुआ कि सबसे पहले तो आप फ्रिंज विड्थ की जो है यहां पर लिखिए इक्वेशन। तो बीटा इक्वल टू होता है लैम्डा डी अपॉन डी। ठीक है, ये यहां पे इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब बच्चों यहां पर आया है लैम्डा। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट है। ठीक है, होगा क्या, जब हम इस एक्सपेरिमेंट को हमने पहले एयर में किया तो हमारी कुछ रिजल्ट आए, उससे हमको मतलब नहीं। अब बच्चों जब हम दोबारा इसको करेंगे लिक्विड में 1.33 में, तो बच्चों हमारा जो चेंज होगा वो लैम्डा चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि हम दूसरे मीडियम में उसको कंसीडर कर रहे हैं। तो बच्चों देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर हमने लिखा बीटा 1 यानी एयर में वो आया लैम्डा 1 डी अपॉन डी। और बच्चों जब हम इसको लिक्विड में करेंगे तो ये हो गया बीटा 2 और ये हो जाएगा लैम्डा 2 डी अपॉन डी। बदलेगा लैम्डा, लैम्डा बदल जाएगा दूसरे मीडियम में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में जाकर के। अब बच्चों मैं यहां रुकता हूं, आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि लैम्डा क्यों बदल जाएगा। ठीक है बच्चों, मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले अपने वीडियो में बहुत जोर देके कहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप हल्के में मत लीजिए, ये बहुत नाच नचाता है ऑप्टिक्स में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ही कंसेप्ट पे अधिकतर न्यूमेरिकल्स आते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो हमारा फार्मूला था बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, वो ये था वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, ठीक, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये बच्चों हमारा फार्मूला था। ठीक है, और बच्चों वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या था? v इक्वल टू एन लैम्डा। मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी हमारी किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होती, चेंज होता है लैम्डा। मीडियम बदलते ही लाइट की वेलोसिटी बदल जाती है, ये बात आप जानते हो।
ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर हमको ये दे रखा है, हमने ऐसे लिख दिया, चलिए अब इसको ऐसे लिखते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा n लैम्डा पहले मीडियम में और n लैम्डा 2 दूसरे मीडियम में। ठीक है, तो बच्चों क्या हुआ, ये हमारा गया कट, तो हमारा आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2। ठीक है, ये आया। अब बच्चों जो सेकंड मीडियम का जो वेवलेंथ होगा वो हो जाएगा लैम्डा 1 अपॉन म्यू टू 1। यही कंसेप्ट यूज होता है बच्चों, हम सिर्फ इसमें यहाँ पे ये बदलेंगे और सारी कहानी हमारी सॉल्व हो जाएगी, इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं लगना। इस बात को ध्यान रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंसेप्ट पे बहुत से क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, घुमाते हैं। तो बच्चों देखिए लैम्डा 1 हमारा क्या है, लैम्डा 1 है हमारा, सिंपल सी बात है, वो है 6000 और ये है 1.33, बस इसको ध्यान रखिए। और यहां पर बच्चों पहले हमारी फ्रिंज विड्थ ये थी, बाद में फ्रिंज विड्थ इसलिए बदल जाएगी क्योंकि हमारा जो है वेवलेंथ लाइट का बदल जाता है। कुछ नहीं करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे। देखिए डी से डी कटा, स्मॉल डी से स्मॉल डी कटा, ये बचा, यानी कि बचा b1 बटे b2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2। देखिए इस तरीके से आ गया है। अब बच्चों जो लैम्डा 2 आ रहा है हमारा, ये है लैम्डा 1 बटे दिस, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 बटे म्यू, ये गया कट, तो हमारा आ गया b1 बटे b2 फ्रिंज विड्थ से ये आ गया बच्चों हमारा म्यू। हमको निकालना है सेकंड कंडीशन में फ्रिंज विड्थ, वो है बच्चों हमारी b2 और ये आ गया बच्चों बीटा 1 अपॉन म्यू। ठीक है, और ये हमको पहले कितनी दे रखी है, 2 mm दे रखी है। तो बच्चों हम यहां लिखेंगे 2 mm डिवाइडेड बाई 1.33, ऐसे आ गया सिंपल सा। और बच्चों इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 1.5 mm। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड कंडीशन में जो होगा वो 1.55 mm होगा। ठीक है, कंसेप्ट इसमें ये वाला आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा और वहां पे कोई वेव है तो बच्चों उसका जो है वेवलेंथ अपने आप बदल जाता है। यही कंसेप्ट इसमें लग रहा था। ये बात है रे ऑप्टिक्स की, और मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले अपने वीडियो में काफी डिटेल में बता रखा है, वहां पर भी ये बात कही थी कि आप इस कंसेप्ट को मत भूलिएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रे डायग्राम ऑप्टिक्स में ये जिसका कंप्लीट है और उस पर कमांड है, तो फिर उससे सारे क्वेश्चन ऑप्टिक्स के हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये इस क्वेश्चन के बाद जो है मेरा आज का वीडियो ये यहीं पे कंप्लीट होता है। हालांकि YDSC में न्यूमेरिकल्स बहुत से हैं करवाने के लिए, अलग अलग तरीके के आते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अब बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए YDSC में हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।